नमस्कार प्यारे बच्चों, कोचिंग अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं परमानंद आपके लिए एमसीक्यू बॉटनी के सब्जेक्ट की सीरीज लेके आया हूँ। आज क्लास नंबर 2 रहेगी और सभी बच्चों से निवेदन रहेगा कि जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब करो, है ना। और शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। तो बच्चों, ये हमारा संस्थान प्रत्येक सब्जेक्ट की ऐसे एमसीक्यू सीरीज लेके आएगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटमेंट के क्वेश्चन रहेंगे, है ना। जितना आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, पेपर का स्तर भी, एमसीक्यू सीरीज का स्तर भी क्या रहेगा, टफ रहेगा। आपको कमेंट कर करके आपके क्वेश्चन के उत्तर आपको पहले बताने हैं, फिर मैं तो बताऊँगा ही। और साथ में बच्चों, हमें प्यार आप दिखाते रहना, लाइक और सब्सक्राइब के माध्यम से सब्सक्राइब करते रहना। जो नए हैं वो ज़रूर कर देना अभी, ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। और आपके एक लाइक करने से हमारे को बहुत हौसला मिलता है, हम और ज़्यादा मेहनत, तिगनी रफ्तार से आपके लिए मेहनत करेंगे बच्चों। और अब अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, तो चलते हैं। हाँ, तो बच्चों सेशन स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले जो भी बच्चे प्रेजेंट है वो अपने हाय वगैरह को, जो भी हेलो कमेंट है वो कर दो। और जैसे ही मैं क्वेश्चन करवाऊँगा उससे पहले आप अपना उत्तर कमेंट में लिख देना, फिर आप देखना कि सही है गलत है, हमें भी पता चलेगा कोई बच्चे का क्या लेवल है, तो उसी हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। ऐसे ही रहेगा अपने। और अब पहले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। और जल्दी से जल्दी भी सेशन को लाइक कर दो और कमेंट कर दो। अपने शेयर जरूर करो भी, कोई बच्चे, कोई आपके दोस्त वगैरह कोई तैयारी कर रहा है तो उसको भी शेयर कर दो, है ना। शेयर करोगे तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे क्या है क्वेश्चन रहेंगे, स्टेटमेंट वाले, जो आपको रियल में आपकी बौद्धिक क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। और जो भी क्वेश्चन आएंगे जो जेड से, वो सीधा संबंधी क्वेश्चन रखेंगे आपके। तो भैया इस सीरियस लेना है पूरे सेशन को, आपको बीच में कहीं भी इधर उधर नहीं जाना है, लगातार आपको बैठना है। 10 क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके दिमाग की बत्ती पूरी तरीके से जला देंगे। और यदि ये क्वेश्चन कर पाते हो तो निश्चित रूप से आप जेड में सफलता प्राप्त करोगे ही करोगे। ऐसे करके हमारे क्वेश्चनों को, जो भी सेशन रहेगा उसको सीरियस लेना है, बिल्कुल भी एकदम पानी की बोतल वगैरह है पास में रखनी है, उठना बैठना नहीं है, कंसंट्रेट होके पढ़ाई करनी है। निश्चित तौर से सफलता मिलेगी, और मिलेगी, हम आपसे दावा करते हैं, ये वादा करते हैं। चलो अब अपने क्वेश्चनों पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। तो ये कथन लिखे हुए हैं, अब बताने भी कौन से कथन सही है। तो कोशिका संगठन, चेतना व उपापचयन सजीवों के सुस्पष्ट लक्षण है। निर्जीवों में वृद्धि आंतरिक होती है। द्वितीयक वृद्धि एक सतत प्रक्रिया है। अलैंगिक जनन में संतान अपने पूर्वजों के समान ही होती है। बताओ भी बच्चों, नॉलेज चाहिएगा, सारा टॉपिक अच्छे से कवर होगा तभी क्वेश्चन होंगे, तुक्के नहीं चलेंगे। नहीं चलेंगे तुक्के बच्चों, मैं कह रहा हूँ आपको, अच्छे से चैप्टर रिवाइज होगा तभी आपका ये क्वेश्चन हो पाएंगे आपका। तो देखो भाई, स्टेटमेंट 1, 2, 3 सही है। जो भी है कमेंट करके बताओ बच्चों, कमेंट करके जल्दी बताओ, फिर 20-1 सेकंड बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। आप कमेंट करो, जो भी ऑप्शन ए सही है, सी सही है, बी सही है, डी सही है। पढ़ो पढ़ो, 20 सेकंड है आपके पास, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका। तो कोशिका संगठन, चेतना व उपापचयन सजीवों के सुस्पष्ट लक्षण है। निर्जीवों में वृद्धि आंतरिक होती है। द्वितीयक वृद्धि एक सतत प्रक्रिया है। अलैंगिक जनन में संतान अपने पूर्वजों के समान ही होती है। बताओ भी, करें स्टार्ट करें। चलो बच्चों, आपने कमेंट कर दिया, मैं स्टार्ट करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से सही कथन को चुनिए, है ना। चूज द राइट स्टेटमेंट। तो कोशिका संगठन, चेतना में उपापचयन सजीवों के सुस्पष्ट लक्षण है। बेटा ये क्वेश्चन क्या है, ये स्टेटमेंट आपका सही है। कैसे सही है? कोशिका संगठन, जिसमें कोशिका होगी वो जीवित होगा, वो जीवन है वहां पे, है ना। तो संजीव होगा, उसमें क्या कोशिका होती है, ये एक सुस्पष्ट लक्षण है। चेतना, उसमें कॉन्शियसनेस भी होगी। जो निर्जीव है, जैसे पहाड़ वगैरह हैं, रेत है, टीले हैं, इनमें कोई चेतना वेतना नहीं होती, अपने में चेतना होती है। कोई भी एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंज होता है तो अपने को क्या महसूस होता है, अपने क्या महसूस करते हैं उसको। उपापचयन, इन्हीं अपने जो संजीव होते हैं, जिनमें कोशिकाएं होती है, उनके अंदर ढेरों रिएक्शनें होती है, केमिकल रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। अपने में देखो, श्वास लेते हैं तो भोजन बनता है, श्वास लेते हैं, है ना, यूरिन बनता है। ये 100 रिएक्शनें अपने एक कोशिका के अंदर भी 1000 रिएक्शनें, हजारों रिएक्शनें एक साथ चलती हैं। तो ये जो भी रिएक्शन है, ये सभी रिएक्शनों को मिला के क्या कह देते हैं, अपने उपापचयन क्रियाएं कह देते हैं। तो ये क्या है, संजीवों के सुस्पष्ट लक्षण है बेटा। ये संजीवों में ही होते हैं, निर्जीवों में नहीं होते।
तो इसलिए क्या है, कोशिका संगठन, चेतना व उपापचन संजीवों के सुस्पष्ट लक्षण हैं। ये स्टेटमेंट आपका सही होता है। जैसे वृद्धि और क्या होता है, जनन होता है। वृद्धि और जनन क्या होता है, ये सुस्पष्ट लक्षण नहीं है। वृद्धि होती है जो पहाड़ों में भी होती है। पहाड़ों के ऊपर क्या है, ऊपर से रेत कंकड़ पत्थर इकट्ठे होते जाते हैं जल के द्वारा, जिसके कारण वो भी उनका भी साइज बढ़ता है। लेकिन वृद्धि इसलिए सुस्पष्ट लक्षण नहीं है। और देखा जाए तो जनन है। जनन जैसे कि मधुमक्खी है, जो अपने सैनिक मधुमक्खी होती है, वर्कर मधुमक्खी होती है, उनमें क्या है, जनन वो नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन वो संजीव है, इसलिए वो भी क्या, जनन भी एक क्या सुस्पष्ट लक्षण नहीं है। लेकिन ये तीनों लक्षण है, कोशिका संगठन, चेतना और उपापचय संजीवों के सुस्पष्ट लक्षण है। इसके आगे मैं लिख देता हूँ, इसके जो वृद्धि है, क्या वृद्धि है और आपका जनन है, ये क्या है, सुस्पष्ट लक्षण नहीं है। ये क्या है, सुस्पष्ट लक्षण नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब स्टेटमेंट नंबर 2, निर्जीवों में वृद्धि आंतरिक होती है। बताओ भी, निर्जीवों में वृद्धि होती है जो आंतरिक होती है, गलत है ये स्टेटमेंट बेटा, गलत है। निर्जीवों में वृद्धि आंतरिक नहीं होती। जैसे निर्जीव, जैसे टीला है, क्या है, टीला है, और यहाँ कोई पहाड़ है, उसमें क्या ऊपर से, ऊपर के जो उसका सरफेस होता है, सतह होती है, उसके ऊपर ही क्या कोई कंकड़ पत्थर या कोई टीला, तो उसके ऊपर ही रेत वगैरह क्या होती है, इकट्ठी होती जाती है। तो इसकी वृद्धि जो निर्जीवों की होती है वो बाहरी होती है, और संजीवों की क्या होती है, आंतरिक वृद्धि होती है। संजीवों की अंदर से वृद्धि होती है, सेल वगैरह क्या अंदर बढ़ती रहती है, और अपने को क्या है, फिर अपने साइज वगैरह इंक्रीज होता रहता है। बाहर में अपनी वृद्धि होती है, आयतन में वृद्धि होती है। तो निर्जीव में वृद्धि आंतरिक नहीं होती, निर्जीवों में वृद्धि क्या होती है, बाहरी होती है। क्या होती है, बाहरी वृद्धि होती है। संजीवों में क्या होती है, संजीवों में क्या होती है, आंतरिक होती है। वृद्धि क्या होती है, आंतरिक होती है। समझ आ गया। अब स्टेटमेंट नंबर 3 पर चलते हैं बच्चों। द्वितीयक वृद्धि एक सतत प्रक्रिया है। 2 प्रकार की वृद्धियां होती है, प्राथमिक वृद्धि एवं द्वितीयक वृद्धि। पौधों में ये स्टेटमेंट अपने लेते हैं, प्राथमिक वृद्धि और द्वितीय वृद्धि पौधों में होती है। प्राथमिक वृद्धि क्या होता है, जैसे ही छोटा पौधा होता है वो बीज से निकलता है, जब तक उसकी ऊंचाई बढ़ती है, तो ऊंचाई बढ़ने वाला क्या होता है सीन, वो प्राथमिक वृद्धि का होता है। प्राथमिक वृद्धि से क्या है, पौधे की ऊंचाई बढ़ती है। जब पौधे की चौड़ाई बढ़े, उसका तना मोटा होता है, डालियां मोटी होती है, तो उस वृद्धि को क्या कहते हैं, द्वितीयक वृद्धि कहते हैं, जो एक सतत प्रक्रिया है। कुछ समय बाद ये चालू होती है, उसके बाद मरते दम तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। जो प्राथमिक वृद्धि होती है वो एक असतत प्रक्रिया है, और द्वितीयक वृद्धि क्या है, एक सतत प्रक्रिया है। तो ये स्टेटमेंट भी बेटा आपका सही है, ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। और द्वितीयक वृद्धि क्या करती है, पौधे की मोटाई बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है, मोटाई बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है, मोटाई बढ़ाती है। और ये तने में होती है, क्या, तने में, और ये जड़ में होती है। किस में, तने और जड़ में होती है पौधे की। और ये किस्म कौन से ज़्यादा प्लांट्स में होती है, ये डाइकोटिलेडन्स प्लांट में होती है। डाइकोटिलेडन्स नाम के जो प्लांट होते हैं उनमें होती है, जिनको हिंदी में द्विबीजपत्री प्लांट कहते हैं। द्विबीजपत्री प्लांट्स कहते हैं, उनमें ये होती है। और किस में होती है, तने और जड़ में होती है। एक सतत प्रक्रिया है ये, और जन्म के कुछ समय बाद स्टार्ट होती है, मरणोपरांत तक ये चलती रहती है। तो स्टेटमेंट नंबर 3 भी आपका क्या सही है। चौथा स्टेटमेंट, अलैंगिक जनन में संतान अपने पूर्वजों के समान ही होती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भी। अलैंगिक जनन में संतान अपने पूर्वजों के समान ही होती है। एक जैसे अलैंगिक जनन में 2 पेरेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, एक पेरेंट्स होता है, उसका पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे एक बैक्टीरिया है, ये क्या होता है, एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बनते हैं। इसका जो ये होता है डुप्लीकेट होता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक के अंदर आपका क्या होता है, केंद्रक के अंदर आपका क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ये पूरा का पूरा डबल हो जाता है, और डबल होते ही पूरा इसमें चला जाता है। जबकि लैंगिक जनन में क्या होता है, मेल का अपने जेनेटिक मटेरियल और फीमेल का मटेरियल मिक्स होता है, फिर इसमें करैक्टर आपस में मिक्स हो जाते हैं, और क्या होता है, जो संतान होती है उसके करैक्टर क्या होते हैं, पूर्वजों के समान, बिल्कुल समान नहीं होते, फिर मिक्स करैक्टर के आ जाते हैं। तो अलैंगिक जनन में क्या, एक ही पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, जिसके कारण क्या होता है, एक पेरेंट्स अपने पूरे जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, उसका पूरा जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है, जिसके कारण अलैंगिक जनन में संतान अपने पूर्वजों के समान ही होती है। जिसमें जेनेटिक मटेरियल अलग अलग पेरेंट्स से मिक्स होगा, तो फिर क्या करैक्टर्स अलग आएंगे, और वो जो संतान बनेगी उसके भी करैक्टर्स क्या होंगे, अलग आएंगे उसके। तो अलैंगिक जनन में संतान अपने पूर्वजों के समान ही होती है। तो स्टेटमेंट आपका फर्स्ट सही है, थर्ड सही है और फोर्थ सही है। किसमें,
फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये आपका गलत हो जाएगा। फर्स्ट सही है, थर्ड सही है और फोर्थ ये आपका ये सही हो जाएगा। सी आपका सही स्टेटमेंट होगा। अब इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। ये किया सिलेक्ट, किया चेंज। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आगे भी क्वेश्चन नंबर सेकंड, मिलान करें यानी मैच द फॉलोइंग। अपने थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, क्या इंग्लिश में भी थोड़ा सा आपको क्वेश्चन वगैरह बताएंगे ताकि आपको आगे कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो इसको मैच द फॉलोइंग लिख देते हैं अपने। मैच दी फॉलोइंग। हाँ, तो अभी ये पूछ रहा है फादर वाला क्वेश्चन है, जनक पूछ रहे हैं, फादर यानी जनक। बॉटनी का जनक कौन है भैया बताओ, बॉटनी का जनक कौन है, जूलॉजी का जनक कौन है, बायोडाइवर्सिटी पारिस्थिति जैव विविधता का जनक कौन है, पारिस्थिति का जनक कौन है, ये बताओ बच्चों, बताओ आप। शाबाश, 20 सेकेंड है, कमेंट करके बताओ, यूट्यूब चैनल पर कमेंट करो, बताओ आप कौन कौन से किसके फादर है, हम आपके कमेंट को पढ़ रहे हैं, बताओ बच्चों। शाबाश, लगाओ दिमाग, दौड़ाओ थोड़ा, ऐसे खाली नहीं बैठना। पानी पी लो, पानी पीना है तो पानी पी लो, थोड़ा दिमाग की बत्ती जलाओ और क्वेश्चन करो ये। तो फादर ऑफ बॉटनी कौन है बेटा, मैं बताता हूँ, 20 सेकंड आपके खत्म हो गए हैं। तो फादर ऑफ बॉटनी आपका थियोफ्रेस्टस है, उसको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को क्या है, फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। फिर फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहा जाता है, एरिस्टोटल को कहा जाता है फादर ऑफ जूलॉजी। अरस्तु, एरिस्टोटल यानी अरस्तु, एरिस्टोटल यानी अरस्तु हो गया। और उसके बाद में फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता, जैव विविधता। तो जैव विविधता का फादर कौन है बच्चों बताओ, एडवर्ड विल्सन होता है। एडवर्ड विल्सन को जैव विविधता का क्या है, फादर कहा जाता है, जनक कहा जाता है। फादर ऑफ इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी पारिस्थितिक का जनक कौन है, पारिस्थिति का। ओडियम को क्या माना जाता है, पारिस्थिति का जनक माना जाता है। तो ये बच्चों याद रखोगे आप, क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये थोड़े रट्टे वाला क्वेश्चन है तो अपने को याद करना ही है। तो फादर ऑफ बॉटनी आपका थियोप्रेस्टस आ जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल आ जाता है, फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी आपका फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी एडवर्ड विल्सन आ जाता है, फादर ऑफ इकोलॉजी ओपी ओडम आ जाता है, ठीक है ना। वैसे ये ओपी ओडम क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी होता है। अकेला ये दिया तो आपको इसी को ही मैच करोगे बच्चों, क्या है, इसी को ही मैच करोगे। वैसे ये ओपी ओडम क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न, क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न है, मॉडर्न इकोलॉजी। अब अकेला ये ऑप्शन दिया तो आप इसको ही चूज करोगे, क्या ये फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी है, ओपी ओडम। तो क्वेश्चन हो गया बच्चों ये, तो ये याद रखना। थियोप्रेस्टस, अपने एरिस्टोटल, एडवर्ड विल्सन, ओपी ओडम, तो ये आप याद रख लेना। एरिस्टोटल है जो, एरिस्टोटल देखो बच्चों, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एरिस्टोटल है जिसने जंतुओं को 2 भागों में बांटा था, 2 जगतों में बांटा था जंतुओं को, एनिमल्स को इसने किस में बांटा था, जिसके अंदर लाल खून पाया जाता है उसको कहते हैं रेड ब्लड एनिमल, रेड ब्लड एनिमल। और जिसमें लाल खून नहीं पाया जाता उसको नॉन रेड ब्लड एनिमल, नॉन रेड ब्लड, लाल रक्त, रेड ब्लड एनिमल। इसने जंतुओं को 2 भागों में या 2 वर्गों में बांट दिया था, रेड ब्लड एनिमल और नॉन रेड ब्लड एनिमल। तो ये याद रख लेना। थियोप्रेस्टस बॉटनी का ये फादर है, इसने प्लांट्स को, पौधों को क्या है, 3 भागों में बांटा था, 3 वर्गों में बांटा था। किसमें, हरब और सरब एंड ट्रीज, हरब सरब और ट्री, इन तीनों में बांटा था इसने। थियोप्रेस्टस ने आपको हरब सरब और ट्रीज में, यानी शाख, झाड़ी और वृक्ष। तो थियोप्रेस्टस ने, ये क्या है, फादर ऑफ क्या है आपका बॉटनी है, इसने प्लांट्स को
3 वर्गों में बांटा, हरब, सरब और ट्री। हरब जो क्या होता है, बिल्कुल मुलायम होते हैं, जैसे ग्वार पठा हो गया, हरी सब्जियां हो गई, धनिया वनिया, ये सारे हरब से आते हैं। सरब यानी जाड़ी, जैसे कई बेर होते हैं ना छोटे पतले पतले वो बेर होते हैं, वो जाड़ी वाले हो गए। और ये ट्रीज वृक्ष में बांटा था। तो ये क्वेश्चन हो गया बच्चों। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो, बाकी हम कहेंगे कि आप लिखो। एक क्वेश्चन के लिए इतना सारा टाइम मिलता है, लिखोगे तो और ज़्यादा मेमोरी अच्छी रहेगी आपकी। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन उसको रिवाइज ज़्यादा करना है बच्चों। उसको क्या है, रिवाइज ज़्यादा करना है। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है, मैं स्क्रीन से थोड़ा दूर हट गया हूँ, आपको लेना है ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर आगे अपने। निम्न में से सही कथन को चुनिए। निम्न में से सही कथन को चुनिए, ये आपका क्वेश्चन है। तो उच्च वर्ग के पौधे और जंतु में वृद्धि एवं जनन परस्पर अपरजीवी घटनाएं हैं। तो बताओ, उच्च वर्ग के पौधे और जंतु में वृद्धि एवं जनन परस्पर अपरजीवी घटनाएं हैं, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि एवं जनन प्रक्रियाएं पर्यायवाची होती हैं। बताओ बच्चों, शरीर के बाहर प्रखनली में करवाई गई उपापचयी की अभिक्रिया एक जीवित अभिक्रिया न कि जीवन है। तो ये बताओ, सीधे सीधे स्टेटमेंट है। बताओ बच्चों, तो निम्न में से सही कथन को चुनो भाई। 20 सेकेंड है आपके पास। ABCD जो भी आपको 1 2 3 4 जो भी आपको सही चूज करना है चूज करो। शाबाश। हाँ भाई, 20 सेकेंड है आपके पास। मैं भी पानी पी लेता हूँ इतने। तो बच्चों अब अपने करते हैं। तो देखो, उच्च वर्ग के पौधों यानी बड़े जो वृक्ष वगैरह हैं, है ना, जो डेवलप्ड हो चुके हैं पौधे, वृक्ष हैं, फूलों वाले पौधे हैं, तो उनकी बात कर रहे हैं। जंतुओं में वृद्धि एवं जनन क्या है, पारस्परिक अपरवर्जी घटनाएं। पारस्परिक अपरवर्जी घटनाएं का मतलब होता है एक घटना होगी तो दूसरी नहीं होगी, दूसरी होगी तो वो पहले वाली घटना नहीं होगी। यानी एक ही हो सकती है एक समय पर एक होगी, वो बंद हो जाएगी, फिर दूसरी होगी, इस हिसाब से। तो देखो, आप भी जानते हो, पहले तो अपनी वृद्धि होती है, उसके बाद में अपने क्या होता है, अपनी वृद्धि होती है, एक समय साइज बढ़ता है एक निश्चित लेवल, उसके बाद में अपने क्या होती है, जनन कर पाते हैं। एक वृद्धि होती है अपने भी, जैसे मनुष्य में देख लो, बड़े जानवरों में देख लो, पहले तो उनका साइज बढ़ता है, वृद्धि होती है, उसके बाद ही वो क्या है, जनन योग्य हो पाते हैं, उनमें जनन प्रक्रियाएं होती है। तो वृद्धि एवं जनन, तो पहले वृद्धि और जनन दोनों साथ साथ नहीं होते हैं बच्चों, है ना। तो वृद्धि एवं जनन पारस्परिक अपरवर्जी घटनाएं हैं। पहले वृद्धि होती है, जैसे पौधों में पहले कायिक वृद्धि होती है, फिर उसमें क्या है, फूल वगैरह बनते हैं, जनन जो जनन वाली प्रक्रिया हैं वो होती हैं, है ना। तो उसी हिसाब से पहले क्या है, वृद्धि होती है, फिर जनन परस्पर क्या है, अपरवर्जी घटनाएं, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अपरवर्जी घटनाएं का मतलब है, इंग्लिश में इसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, यानी ये जो इवेंट हैं, घटनाएं हैं, म्यूचुअली मतलब आपस में ये क्या है, एक्सक्लूसिव है। एक होगी तो दूसरी नहीं होगी, दूसरी होगी तो पहले वाली नहीं होगी, यानी एक समय में एक ही हो सकती है ये। अब यानी समझ आ गया, एक घटना होगी तो दूसरी घटना नहीं होगी, एक घटना होगी तो दूसरी घटना नहीं होगी, इसका मतलब अपरवर्जी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो समझ आ गया, पहले एक होगी घटना फिर दूसरी घटना होगी, तो समझ आ गया। तो ये आपका बिल्कुल सही कथन है। जो उच्च वर्ग के जो पौधे होते हैं, इनमें वृद्धि और जो जनन है अपरवर्जी घटनाएं हैं, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। पहले वृद्धि होती है फिर ही जनन होता है, दोनों साथ साथ नहीं होते हैं। एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि एवं जनन प्रक्रिया पर्यायवाची होती है। वृद्धि का मतलब क्या होता है, कोशिकाओं के संख्या में, आपने जैसे अपने मनुष्यों में देख लो, वृद्धि का क्या है, कोशिका की संख्या में यदि आपके क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, बाहर में बढ़ोतरी होती है,
तो वो क्या होती है, बाहर मतलब कोशिकाएं बढ़ेगी तभी बाहर बढ़ेगा। तो इसलिए क्या होता है, ये क्या होती है, वृद्धि के मापन है, साइज का बढ़ना, बाहर का बढ़ना, आयतन का बढ़ना, कोशिका की संख्याओं का बढ़ना। अब एक कोशिकीय जीव है, उसमें वृद्धि मतलब संख्या बढ़ जाएगी, तो वो एक प्रकार से जनन ही हो गया उसका। एक कोशिका जैसे बढ़ती है, एक तो वृद्धि हो रही है, साथ साथ में वो क्या हो रहा है, जनन भी हो रहा है। एक जैसे जीव है वो दूसरे जीव का जन्म भी कर रहा है, क्योंकि एक कोशिकीय जीव होता है, दूसरी कोशिका बनती है वो एक नया जीव बन जाता है, क्योंकि एक कोशिकीय जीव होता है। तो ये क्या है, वृद्धि और जनन आपस में क्या है, पर्यायवाची होती है। तो एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि एवं जनन प्रक्रिया क्या होती है, पर्यायवाची होती है। तो ये क्वेश्चन भी, ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, सही है। तीसरा, शरीर के बाहर प्रखनली में करवाई गई उपापचयी अभिक्रिया एक जीवित अभिक्रिया न कि जीवन है। देखो शरीर के बाहर आजकल टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह नाम सुना होगा तुमने, और भी बहुत सारी जैविक अभिक्रियाएं हैं जो अपने जैविक अभिक्रिया कहने का मतलब आप प्रखनली में कोई प्रोटीन डाल दो, कोई एंजाइम डाल दो, वो रिएक्शन वगैरह कर जाएंगे। वो क्या है, जैव अणु है। क्या है, जैव अणु है। तो जैव अणु की जब रिएक्शन होती है, जैव अणु की रिएक्शन होती है तो उसको क्या कहेंगे, जीवित वो अभिक्रिया होती है। लेकिन अपने ऐसा नहीं कहेंगे कि वहाँ जीवन है। जीवन तो कब बनेगा, वहाँ कोशिका आ जाएगी, है ना, कोशिका संगठन बन जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़, वो चेतना कर सके, वो एनवायरनमेंट को क्या कर सके, वो अपने एनवायरनमेंट को महसूस कर सके, चेतना है उसमें। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, जहाँ जीवन होता है वहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन वो क्या एक जीवित अभिक्रिया मान सकते हैं अपने उसको, क्या है, जीवित अभिक्रिया मान सकते हैं, लेकिन जीवन नहीं मानेंगे अपने उसको। तो जो भी शरीर के, क्योंकि जैविक अणुओं की जो भी जैविक अणु होते हैं, जैसे जैविक अणु क्या होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट वगैरह, इनकी जो रिएक्शन होती है, अपने एंजाइम डाला ये और रिएक्शन होती है, तो ये क्या जैविक अणुओं की रिएक्शन है, ये जीवित अभिक्रियाएं मानेंगे अपने इसको, क्या है, जीवित अभिक्रिया मानेंगे, न कि इसको जीवन मानेंगे। जीवन मानने के लिए क्या होना चाहिए, कोशिका होनी चाहिए अंदर, क्या होनी चाहिए, कोशिका होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें नहीं होती। तो इसलिए क्या है, शरीर के बाहर प्रखनली में करवाई गई उपापचयी अभिक्रिया एक जीवित अभिक्रिया न कि जीवन है। तो ये को स्टेटमेंट सीधा क्या है, सही स्टेटमेंट है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आपका पूरा राइट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका क्या है, आंसर है। क्या ये आंसर है इसका, समझ आ गया बच्चों। तो उपरोक्त ये टफ लेवल के पढ़ा रहा हूँ आपको, ताकि पूरा क्वेश्चन आपकी लाइन टू एक एनसीईआरटी से लाइनें उठाई हुई हैं ये, जो आप हल्के में ले लेते हो, लेकिन उसको वो क्वेश्चनों में कब तब्दील हो जाती हैं आपको पता नहीं चलता। वो अपने सारे यहाँ पर करवाएंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन रहे ना, है ना, तो उच्च नंबरों से आप क्या है पास हो या उच्च के रैंक मारो आप एग्जाम में, इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन करवा रहे हैं टफ लेवल के। सही अनुक्रम को पहचानिए। सही अनुक्रम बेटा होता है सीक्वेंस। क्या होता है अनुक्रम, मतलब सीक्वेंस। सही सीक्वेंस को पहचानिए। तो सीक्वेंस को पहचानना है अपने को, है ना, आइडेंटिफाई द राइट सीक्वेंस। तो क्या होता है, सबसे पहले कोई जीव मिलता है तो क्या करते हैं, अपने पहचान करते हैं, नामकरण करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, क्या ये स्टेटमेंट या क्या ये सीक्वेंस सही है। शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सही है क्या सीक्वेंस है। ये पौधों का सीक्वेंस है, पौधों का जो वर्गीकरण किया गया उसका सीक्वेंस है। मछली, फिर उभयचर, सरीसृप, स्तनधारी पक्षी, क्या ये सही है। जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, क्या ये सीक्वेंस सही है। देखो बच्चों बताओ जल्दी से कौन सा आंसर है, बताओ फिर अपने करते हैं, बताओ भाई, चलो वो अपने करते हैं बच्चों। तो पहचान, कोई भी जीव यदि खोज होती है उसकी, तो पहले क्या होता है, उसकी पहचान की जाती है, फिर उसका नामकरण किया जाता है ना। कुछ विशेष क्या उसके लक्षणों के आधार पर, शरीर पर विशेष लक्षण होते हैं उसके, तो आकारिकी के आधार पर, कुछ विशेष लक्षणों के आधार पर उसकी पहचान की जाती है, फिर उसका नामकरण किया जाता है, फिर ही उसको क्या है वर्गीकरण किया जाता है। और वर्गीकरण करते हैं जब अपने को क्या है 7 टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज की ज़रूरत होती है, और वो क्या है घटते क्रम में लिखते हैं। और टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज लिखते हैं उसका एक विशेष तरीका होता है जिसको क्या पदानुक्रम कहते हैं। तो ये सीक्वेंस आपका सही है जी। सबसे पहले पहचान करते हैं कोई जीव मिला, फिर उसका नामकरण करते हैं, फिर वर्गीकरण करते हैं। ये आपका स्टेटमेंट क्या है सही है। अब देखो आगे, शैवाल होती है, शैवाल के बाद में अब अपने प्लांट्स जगत होते हैं ना, पौधों का किंगडम प्लांटी का जो जगत है ना, पौधों का जो जगत है, उसमें पौधों को ऐसे बांटा गया है, ऐसे सीक्वेंस है पौधों का। सबसे पहले क्या शैवाल आए थे, शैवाल, फिर शैवाल के बाद में ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म, बिल्कुल सही सीक्वेंस है। तो सबसे पहले ये बांटा भी क्या है अपने
जीवन की उत्पत्ति ये उसके आधार पर है ना, ये क्या है, सीक्वेंस बना है ये। तो सबसे पहले शैवाल आए थे, फिर ब्रायोफाइट आए थे, फिर टेरिडोफाइट आए थे, फिर जिम्नोस्पर्म आए थे, फिर एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म किसको कहते हैं? जिन पौधों में क्या होते हैं, फूल होते हैं। जिन पौधों में क्या होते हैं, फूल वाले पौधे। जिन पौधों में फूल होते हैं, फूल वाले पौधे, उनको क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म कह देते हैं। ये आपके क्या है, सारे के सारे संघ हैं। क्या है ये? सारे के सारे आपको जो दिखाए गए हैं, ये सारे के सारे क्या है, संघ हैं। ये प्लांट जगत के नीचे संघ आता है, तो ये सारे संघ बताए गए हैं। तो शैवाल संघ, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो ये सीक्वेंस बिल्कुल सही है जी, ऐसा ही होता है। सबसे पहले शैवाल आए, ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। अब जंतुओं की बात करते हैं। मछली, फिर उभयचर आए। बताओ अभी कैसे सीक्वेंस रहा था, कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई थी इनकी, कैसे ये विकास का क्रम कैसे रहा था इनका। सबसे पहले मछली आई थी क्या, फिर उभयचर। बताओ भाई, पता है? चलो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले जी मछली आई, फिर उभयचर यानी पानी में रहने वाले जीव आए। सबसे पहले पानी था ना पृथ्वी पर, तो सबसे पहले पानी पर रहने वाले जीव आए। फिर उभयचर आए। क्या है? उभयचर यानी जो पानी और स्थल दोनों पर रहते हैं। फिर सरीसृप आए, जो सिर्फ किस पर रहते हैं, आपके स्थल पर रहते हैं। फिर आपके क्या आए थे? स्तनधारी। नहीं जी, यहाँ पर ये सीक्वेंस गलत हो जाता है। फिर पक्षी आए थे, फिर स्तनधारी आए थे, तो ये सीक्वेंस गलत हो जाता है। इसमें क्या, सरीसृप के बाद में क्या आना चाहिए था? पक्षी आना चाहिए था। पक्षी के बाद में जी स्तनधारी आना चाहिए था, स्तनधारी। तो ये विकास का क्रम है। सबसे ज़्यादा डेवलप क्या होते हैं, ऐसे चलते हैं तो अपने सबसे ज़्यादा विकासशील अपने को क्या है, जीव मिलते हैं। तो ये सीक्वेंस था, सबसे पहले मछली, फिर उभयचर, फिर सरीसृप, फिर पक्षी, फिर स्तनधारी। ये सही सीक्वेंस था। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। तब ये देखो भी, ये टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी है यानी वर्गीकीय स्वर्ग है। तो वर्गीकीय स्वर्ग में अब ये घटते क्रम में लिखा गया है, तो सही लिखा गया है क्या? जगत आता है जी सबसे पहले, सही है। उसके बाद संघ लिखा जाता है, उसके बाद वर्ग लिखा जाता है, फिर गण लिखा जाता है, फिर कुल लिखा जाता है, फिर वंश लिखा जाता है, फिर जाति, है ना। तो ये बिल्कुल सही है। ये सीक्वेंस भी आपका एकदम सही है। तो 3 सीक्वेंस सही होगी, 1, 3 और 4। तो इसमें 1, 3, 4 कहाँ है? ये तीसरा सीक्वेंस गलत है। तो ये देखो यहाँ पर मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, 1, 3 और 4। तो ये आपका सही रहेगा। ये यहाँ पर 2 की 3 लगाना था, ये टाइपिंग मिस्टेक होगी, भी टाइपिस्ट थे, सो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो जगत क्या है? उच्चतम वर्गीकीय स्वर्ग है, जाति क्या? निम्नतम वर्गीकीय स्वर्ग है। आगे बढ़ो भाई, ये लो बढ़ गए। 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन पर आ गया, मिलान करो भी, मिलान करें। संघ, अब देखो ये जो संघ लिखते हैं अपने पौधों के बारे में, संघ लिखते हैं, अपने वर्ग लिखते हैं, गण लिखते हैं, कुल लिखते हैं। तो ये जब कुल वगैरह लिखते हैं तो इनका क्या प्रत्यय लगता है? क्या प्रत्यय लगता है? तो प्रत्यय की बात कर रहे हैं, तो कोई संघ लिखेंगे तो उसके पीछे वाले अक्षर क्या होंगे, यानी प्रत्यय क्या होगा उसका? प्रत्यय यानी कोई भी शब्द है उसके लास्ट वाले जो अपने अंक होते हैं या शब्द होते हैं ना, उनको कहते हैं प्रत्यय। तो प्रत्यय पूछ रहा है, तो संघ में क्या प्रत्यय लगता है? आपने अभी पढ़ा था टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, है ना। तो ये फाइटा जो होता है, ये फाइटा क्या होता है? ये संघ का होता है बेटा। क्या होता है? संघ में जो संघ होता है ना, तो संघ का प्रत्यय क्या होता है? फाइटा होता है। संघ का प्रत्यय क्या होता है? फाइटा होता है। जैसे टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, है ना, प्रत्यय लग गया ना। प्रत्यय यानी कोई भी शब्द के पीछे वाले जो अक्षर होते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, है ना। तो ऐसे करके तो संघ है, ये क्या है? संघ है। तो संघ के नीचे फाइटर लगता है, संघ के पीछे। सभी संघों में नहीं लगता, लेकिन लगता है कहीं ना कहीं। तो अपने को ये इस हिसाब से मैच होगा। वर्ग यानी संघ के बाद में क्लास आती है, वर्ग का देखते हैं। वर्ग में क्या लगता है भाई? ओपसीडा लगता है। क्या लगता है? ओपसीडा। क्या लगता है? ओपसीडा। ये आप याद रखोगे, ओपसीडा लगता है। जैसे टेरिडोफाइटा है ना, इसको आगे वर्गीकृत करते हैं ना टेरिडोफाइटा को, तो इसमें बहुत सारी क्लासें आती है, तो वर्ग आती हैं यानी क्लासें आती हैं, उनमें क्या ओपसीडा ओपसीडा लगता है। तो ये याद रखना आप, वर्ग के जो प्रत्यय होता है उसके पीछे ओपसीडा लगता है। लेकिन एल्गी होती है ना, जो एल्गी होते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, एल्गी होती है जो, एल्गी यानी शैवाल, शैवाल की जो प्रत्यय होता है ना, शैवाल का प्रत्यय होता है वो क्या होता है? ये भी थोड़ा याद रख लो। शैवाल का प्रत्यय क्या होता है? फाइसी होता है। क्या होता है? फाइसी। फाइसी। जैसे एग्जाम्पल, शैवाल को बांटा गया क्लोरोफाइसी में, क्लोरोफाइसी,
रोडोफाइसी, फियोफाइसी। समझ गए? तो फाइसी किस में लगता है? शैवाल में लगता है, ये याद रख लेना। शैवाल में क्या लगता है? फाइसी लगता है शैवाल। समझा गया? शैवाल की जो क्लासें होती हैं, वर्ग होते हैं ना, शैवाल के जो शैवाल संघ है, इसको आगे वर्गों में बांटा गया है। शैवाल के जो वर्ग आते हैं, तो वर्ग में क्या प्रत्यय लगता है आपके? फाइसी लगता है, ये याद हो गया। गण, गण में क्या लगता है? एल्स लगता है। क्या लगता है? एल्स लगता है। जैसे कि कौन कौन से आपको बताऊं? पोएल्स, पोएल्स होता है ना, पोएल्स है ना, पोएल्स यानी आपके जिसमें ये गेहूं वगैरह आ जाते हैं, इनका जो भी गण है, गेहूं, बाजरा, चावल, तो इनमें क्या है? पोएल्स है ना। तो ये याद रखना भाई। तो गण होते हैं, जो क्या होते हैं? गण होते हैं, उनके बीच में उनका जो प्रत्यय क्या होता है? एल्स होता है। क्या होता है? एल्स होता है। उसके बाद में कुल आ जाता है, कुल। कुल यानी फैमिली, फैमिली के पीछे प्रत्यय क्या लगता है? एसी लगता है। क्या लगता है? एसी। जैसे कि एग्जाम्पल दे देता हूँ, पौधों वाली फैमिली की बात कर रहे हैं अपने, तो पौधों वाली फैमिली के पीछे एसी लगता है। जैसे एनाकार्डेसी है ना, क्या है? सोलेनेंसी, जैसे सोलेनेंसी, एनाकार्डेसी, एनाकार्डिएसी है ना। ये क्या? मैंगो वाली फैमिली होती है, ये आलू वाली फैमिली होती है। तो ये क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। इसी हिसाब से थोड़ा सा ये ध्यान, और मैंने प्रत्यय बताए हैं तो ये भी ध्यान रख लेना। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो नोट डाउन, वीडियो को पॉज करके तो आप क्या नोट डाउन कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से गलत अनुक्रम की पहचान कीजिए। बच्चों, अनुक्रम क्या होता है? गलत सीक्वेंस की पहचान कीजिए। तो गलत सीक्वेंस की बात कर रहा है, तो निम्न में से गलत सीक्वेंस की पहचान कीजिए। तो देखो, अब ये क्या है? आम का क्या वर्गीकरण किया गया? आम का क्या है? वर्गीकरण किया गया। सबसे पहले इसने क्या किया है? सबसे पहले जाति लिखा है, इंडिका आम की सही होती है ना। मैंजीफेरा, इसका गण जो वंश है मैंजीफेरा सही लिखा है, आम का भी सही है अभी तक। इसकी फैमिली यानी कुल लिखा है, सबसे पहले जाति, फिर वंश, फिर कुल। कुल भी एनाकार्डिएसी होता है, सही लिखा है। फिर उसके बाद में कुल के बाद में आता है गण, गण स्पेंडियल्स है, ये भी भाई सही लिखा है। फिर उसके बाद में वर्ग आता है, वर्ग डाइकोटोलिनेंस है, वो भी यानी द्विबीजपत्री है ये, वो भी सही लिखा है। उसके बाद संघ आता है, संघ एंजियोस्पर्मी है, बिल्कुल सही आता है। जगत प्लांट है, बिल्कुल सही आता है। तो आपका ये स्टेटमेंट भी बच्चों सही हो जाता है। क्या? सही हो जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। ट्रिटिकम यानी ये अपने गेहूं का क्या लिखा है? ये गेहूं का इन्होंने वर्गीकरण किया है। अब क्या सीक्वेंस सही लिखा है उन्होंने, देखते हैं। सबसे पहले जाति लिखी है, तो एस्टिवम बिल्कुल सही है जी। उसके बाद में गेहूं का जो वंश होता है वो ट्रिटिकम होता है, बिल्कुल सही है। वंश के बाद में क्या आता है? फैमिली आती है, लेकिन इन्होंने क्या है? एल्स यानी ऑर्डर लिख रखा है। तो क्या लिख रखा है? ऑर्डर लिख रखा है, पोएल्स, बिल्कुल गलत है। फैमिली इसकी पोएसी सही है, लेकिन ये सीक्वेंस पहले फैमिली आती है, वंश के बाद में फैमिली आती है, फैमिली के बाद में आपका गण आता है। तो गण इन्होंने पहले लिख रखा है ना, और फैमिली बाद में लिख रखी है, तो ये आपका सीक्वेंस गलत हो जाता है। उसके बाद में ये आपने जो मक्खी होती है, घरेलू मक्खी, उसका वर्गीकरण किया गया है, उसको देख लेते हैं। मक्खी की जाति जी, बिल्कुल जाति लिखते हैं सबसे पहले, जैसे इसने लिखा है। वैसे तो सबसे पहले जब लिखते हैं अपने जगत लिखा जाता है, लेकिन सीक्वेंस यही है। तो सबसे पहले जाति डोमेस्टिका सही लिखा है, फिर इसका वंश, जाति के बाद में वंश लिखा जाता है, मस्का ठीक है, फिर कुल लिखा जाता है, म्यूसिडी सही है, फिर और गण लिखा जाता है, डायप्टेरा सही है, फिर वर्ग लिखा जाता है यानी क्लास लिखी जाती है, इंसेक्टा सही है, फिर संघ लिखा जाता है, आर्थ्रोपोडा सही है, फिर एनिमिलिया, ये भी क्या है? सही कथन है। उपरोक्त में से कोई नहीं, भाई कोई गलत नहीं है, ये तो गलत कथन हो गया वैसे। तो वैसे गलत कथन, गलत अनुक्रम की पहचान करनी है, तो ये आपका गलत अनुक्रम है, ये दोनों ही। तो उस आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखना, बी ऐसे सिली मिस्टेक कर देते हैं, गलत का पूछ रहा है तो आपका क्या गलत, ये बी वाला गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कि ये सीक्वेंस गलत लिखा हुआ है। ये थोड़ा उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी इस हिसाब से भाई कोई नहीं, कोई गलत नहीं है, ये भी तो उस हिसाब से बनता है। लेकिन इसको छोड़ो, आप इस ऑप्शन को डिलीट करो और इसको देखो। तो इन तीनों में से क्या है? बी गलत सीक्वेंस है। आपका उत्तर क्या बनता है? बी बनता है। क्या बनता है? बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 पर बच्चों आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7,
तो क्वेश्चन नंबर 7 का देखो, क्वेश्चन देखते हैं अपने, वर्गीकी स्वर्गों में से संबंधित निम्नलिखित सही कथनों को पहचानिए। तो वर्गीकी स्वर्ग से संबंधित कथन लिखे हुए हैं, इनमें से जो सही कथन है उसको पहचानना है। वर्गीकी स्वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? वर्गीकी स्वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज बोलते हैं। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की होती हैं जी। जगत क्या होती है? सबसे पहले जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, है ना, ऐसे। तो वर्गीकी स्वर्ग के बारे में ये कथन लिखे हुए हैं, तो सही कथनों को पहचानना अपने, तो पहचानो। तो मैं स्टार्ट करवाता हूँ बच्चों। देखो, किसी जीव का वर्गीकरण करने के लिए क्या, किसी जीव का वर्गीकरण करने के लिए 7 अवैकल्पीय वर्गीकी स्वर्गों की जरूरत होती है। बिल्कुल बच्चों सही कथन है। जो मैंने आप कोई भी जीव का आप वर्गीकरण करते हो तो 7 वर्गीकी स्वर्ग यानी 7 टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी की जरूरत होती है। कौन सी? जगत, फिर अपने आगे जगत, फिर संघ, फिर अपने वर्ग, फिर गण, फिर कुल, फिर वंश, फिर जाति। ये आपके 7 हो गए। तो ये बिल्कुल सही कथन है बच्चों, बिल्कुल सही कथन है ये। किसी जीव का वर्गीकरण करने के लिए 7 अविकल्पीय वर्गीकी स्वर्ग को जरूरत होती है। प्रत्येक वर्गीकी स्वर्ग एक निश्चित स्तर को दर्शाता है। बिल्कुल सही है, एक निश्चित स्तर होता है प्रत्येक वर्गीकरण। जैसे जाति है वो निम्नतम स्तर होता है जाति का, और आपका क्या होता है? जगत होता है, जगत का क्या है? उच्चतम स्तर होता है। तो इस हिसाब से प्रत्येक जो स्तर प्रत्येक वर्गीकी स्वर्ग होते हैं, जैसे जगत वगैरह, जगत, संघ, वर्ग, ये जो है ये एक स्तर को दिखाते हैं। क्या? एक निश्चित स्तर को दिखाते हैं। एक का स्तर 1 नंबर पे, फिर 2 नंबर पे, 3 नंबर, ये एक स्तर होता है इनका। तो ये भी बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो प्रत्येक वर्गीकी स्वर्ग एक निश्चित स्तर को दिखाता है। स्तर यानी रैंक देख लो, एक पद को दिखाता है। अब तीसरा, निम्न स्तर के वर्गीकी स्वर्ग मिलकर उच्च स्तर के वर्गीकी स्वर्ग का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट इसने दिया है। लेकिन एक ही स्तर के जो वर्गीकी स्वर्ग होते हैं मिलकर और क्या, उच्चतम वर्गीकी, उच्च स्तर के वर्गीकी स्वर्ग का निर्माण करते हैं। एक ही स्तर के, जैसे जाति जाति मिलकर, क्या, जाति जाति मिलकर, जाति कुछ जातियां मिलकर, है ना, कुछ जाति मिलकर क्या बनाएगी? जैसे जाति प्लस जाति है कुछ, और ये जाति वगैरह है, ये मिलकर क्या बनाएंगी? वंश बना देंगी। क्या बना देंगी? वंश। वंश मिलकर, वंश प्लस वंश मिलकर क्या, यानी एक ही स्तर के, स्तर एक है ना, वंश है तो दूसरा भी वंश होगा, ये मिलकर क्या बना देंगे? कुल बना देंगे, है ना। ये निम्न स्तर का होता है, ये उच्च स्तर का होता है। तो क्या है? तो निम्न स्तर के वर्गीकी स्वर्ग मिलकर उच्च स्तर के वर्गीकी स्वर्ग का निर्माण करते हैं। तो निम्न स्तर के जो मिलते हैं वो एक ही स्तर के होने चाहिए, लेकिन निम्न वाले स्तर के होने चाहिए, और उच्च वर्ग के वर्गीकी स्वर्ग का निर्माण करते हैं। तो बच्चों ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वर्गीकरण को एक विशेष तरीके से लिखा जाता है जिसे पदानुक्रम कहते हैं। जब भी कोई वर्गीकरण लिखते हैं किसी जीव का, क्या बच्चों, वर्गीकरण लिखते हैं तो उसको क्या है, एक अपने क्या लिखते हैं? घटते क्रम में उसको लिखते हैं। यानी सबसे पहले उच्चतम स्तर को लिखा जाता है, फिर छोटे स्तर को लिखा जाता है, फिर उससे छोटे स्तर को लिखा जाता है, अंत में निम्नतम स्तर यानी जाति को लिखा जाता है। तो ये क्या है, जो ये ऑर्डर है, ये क्या है? ऑर्डर है। तो इस ऑर्डर को जैसे ऑर्डर में लिखा जाता है ना, घटते क्रम में लिखा जाता है, एक ऑर्डर में क्या वर्गीकरण किया जाता है। तो इस ऑर्डर को क्या कहता है? रैंक वाइज। क्या है? सबसे पहले ऊंची रैंक दिखाई जाती है उसकी, वो जीव कौन से रैंक में होते हैं, सबसे पहले उच्चतम स्तर दिखाया जाता है उसका, फिर उससे छोटा स्तर, उससे छोटा, यानी ये पद दिखाए जाते हैं। पदानुक्रम घटते क्रम में होता है। क्या होता है? घटते क्रम में होता है पदानुक्रम, यानी घटते या बढ़ते क्रम में होता है। घटते या बढ़ते क्रम में आपका क्या वर्गीकरण दिखाया जाता है। सबसे पहले जैसे जगत लिखा जाता है उच्चतम स्तर, फिर संघ लिखा जाता है, फिर उसका वर्ग लिखा जाता है। तो ये एक सीक्वेंस से लिखा जाता है। तो इस सीक्वेंस को क्या कहते हैं? घटते या बढ़ते क्रम में लिखा जाता है। जी बिल्कुल सही है। क्या ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 3 1 3 4 1 2 4 1 2 3 4। तो ये आपका सही उत्तर आ जाएगा। ये चारों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हैं। वर्गीकरण को एक विशेष तरीके से लिखा जाता है। सबसे पहले घटते क्रम में लिखा जाता है ना, जैसे सबसे पहले इस जगत लिखते हैं, ये लिखते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। इसको इंग्लिश में कहते हैं हायरकियल। क्या कहते हैं? हायरकियल। हायरकियल मैनर में इसको लिखते हैं। हायरकियल मैनर में वर्गीकरण को लिखते हैं। तो ये एक विशेष तरीका होता है हायरकियल मैनर में लिखना। तो ये चारों स्टेटमेंट आपके सही होते हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8।
निम्न में से वर्गीकी सहायता साधनों की पहचान कीजिए, है ना। तो ये देखो, निम्न में से वर्गीकी सहायता साधनों की पहचान कीजिए। तो इस क्वेश्चन को इंग्लिश में बोले तो वर्गीकी सहायता साधन, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं अपने वर्गीकी सहायता साधनों को, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल ऐड। क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिकल ऐड बोलते हैं इसको। तो टैक्सोनॉमिकल ऐड की भाई कौन कौन से टैक्सोनॉमिकल ऐड है उनकी पहचान करनी है अपने को, है ना। तो बताओ कौन सी है। म्यूजियम बिल्कुल है। वर्गीकी सहायता साधन जब आपने पढ़े थे, वर्गीकी सहायता साधनों को क्या है, यानी टैक्सोनॉमिकल जो ऐड हैं, यानी वर्गीकी सहायता, इनको दो वर्गों में बांटा गया था। जीवित वर्गीकी सहायता साधन, मृत वर्गीकी सहायता साधन, है ना, ये था। और इसके जीवित में कौन कौन से थे आपके देखा था, बोटेनिकल गार्डन, क्या था, बोटेनिकल गार्डन था। दूसरा जूलॉजिकल पार्क था। ये क्या था, हर्बेरियम था। म्यूजियम था, और भी बहुत सारे थे, मैं यहाँ तक बताऊंगा, बाकी क्वेश्चन अपने करते हैं। तो वर्गीकी सहायता साधन कौन से जी, म्यूजियम है। म्यूजियम से भी अपने को पता चलता है वर्गीकी, यानी वर्गीकी सहायता साधन जो वर्गीकी में काम आते हैं, वर्गीकी यानी पहचान में काम आते हैं, वर्गीकरण करने में ऐसे साधन, जो भी साधन वर्गीकरण करने में, पहचान करने में काम आते हैं, नामकरण के काम आते हैं, ऐसे साधनों को वर्गीकी सहायता साधन कहते हैं अपने। तो म्यूजियम है, म्यूजियम में आप लगे होते हैं, आपको पता है ना, म्यूजियम में कीड़े वगैरह का भी म्यूजियम होता है। इंसेक्ट बॉक्स में कीड़े रखे होते हैं, बड़े जानवर स्टफिंग यानी भराई के दौरान उनके अंदर रुई भरी जाती है, ऐसे करके उनको क्या सुरक्षित उनकी चमड़ी रखी जाती है और आकार अपने को दिखता है उनका। तो ये क्या म्यूजियम में अपने को पहचान कर पाते हैं, भी शेर ऐसा होता है, देखो जी ऐसा है लगा हुआ है बॉक्स, देखो ये शेर है, तो ऐसे पहचान कर लेते हैं, ऐसा रंग रूप होता है। तो म्यूजियम है, ये भी वर्गीकी सहायता साधन है। हर्बेरियम भी वर्गीकी सहायता साधन है। इसमें पौधों का क्या होता है, हर्बेरियम में पौधों का संरक्षण किया जाता है। इसमें पौधों को सुखा के एक शीट के अंदर रखा जाता है, फिर क्या होता है, उसको हर्बेरियम रैक में रखा जाता है। कैटलॉग, ये एक बुक होती है, ये भी वर्गीकी सहायता साधन है। जूलॉजिकल पार्क भी वर्गीकी सहायता साधन है। अल्सेशियन, तो ये क्या है, कुत्ते की, अल्सेशियन एक कुत्ते की क्या है, प्रजाति है बेटा। ये अल्सेशियन क्या है, कुत्ते की प्रजाति है। टैक्सोन क्या है, टैक्सोन कोई भी ये टैक्सोनॉमिकल वर्ग होते हैं, यदि एक ही टैक्सोनॉमिकल समवर्ग की बात करते हैं तो वो टैक्सोन हो जाता है। यानी कोई कुत्ते की बात करे, कुत्ता एक जाति है ना, तो टैक्सोनॉमिकल समवर्ग है ये। अकेले कुत्ते की बात कर रहे हैं या अकेले बिल्ली की बात कर रहे हैं तो वो क्या है, एक कोई भी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी की बात करते हैं तो उसको टैक्सोन कह देते हैं। तो ये भी क्या है, वर्गीकी सहायता साधन नहीं है। अल्सेशियन भी कुत्ता की वैरायटी, एक प्रजाति है, कोई वर्गीकी सहायता साधन नहीं है। मोनोग्राफ वर्गीकी सहायता साधन है, एक बुक होती है। ये भी कुंजियाँ भी क्या है, वर्गीकी सहायता साधन है, जिससे अपने क्या है, एनालिसिस विश्लेषण करके कुंजियों से अपने किसी कौन सी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी में कौन सा जीव आता है वो अपने बता सकते हैं। तो कुंजियाँ भी क्या है, आपके टैक्सोनॉमिकल कैटेगरियाँ हैं। तो अब अपने देखते हैं, तो 1 सही है, 2 सही है, 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है ना, 5 सही नहीं है, 6 भी सही नहीं है, 7 सही है, 8 सही है। तो 1 2 6 7, नहीं जी ये गलत हो गया ऑप्शन। 1 2 3 4 5 6 नहीं था, 6 7 8 था, बिल्कुल ये सही आपका उत्तर आ जाएगा। तो उत्तर आपका ख क्या है, राइट आंसर है। ख आपका क्या है, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं अभी। अब मिलान करना है भाई, क्या करना है, मिलान करना है। देखो ये आपके नाम दिए हुए हैं फसलों के या कोई पेड़ पौधों के, जीव जंतुओं के, उनका उसके आगे बोटेनिकल नाम यानी वैज्ञानिक नाम लिखा हुआ है। थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, है ना, बताओ भाई कैसे है ये। आलू को क्या कहते हैं, मिलान करना है। तो आलू का नाम क्या है, सोलेनम ट्यूबेरोसम। आलू का नाम क्या आता है बच्चों, सोलेनम ट्यूबेरोसम क्या है, आलू का नाम है। तो सोलेनम ट्यूबेरोसम आलू के साथ मैच कर देते हैं, बिल्कुल सही है। तो आलू का नाम क्या है, सोलेनम ट्यूबेरोसम। तो ये याद रखोगे, बिल्कुल पूछा जा सकता है। मटर का नाम क्या है बच्चों, पाइसम स्टाइवम। क्या नाम है, पाइसम स्टाइवम। तो मटर का क्या नाम है, पाइसम स्टाइवम।
आम का क्या नाम है? बिल्कुल सही है, मैंजीफेरा इंडिका, इसके आगे लिखा हुआ है आम का नाम मैंजीफेरा इंडिका है। बाघ का क्या नाम है? बाघ का नाम है जी पैंथेरा टिग्रिस, बिल्कुल सही है। शेर का क्या नाम है? पैंथेरा लियो, बिल्कुल सही है। शेर का क्या नाम है? पैंथेरा लियो। अब थोड़ा चीते का नाम देख लो, चीते का क्या नाम है? चीता जो सबसे तेज दौड़ता है, इसका क्या नाम है? पैंथेरा पैराडस। क्या नाम है? पैंथेरा पैराडस। समझ आ गया? और आलू सोलेनम ट्यूबेरसम, आलू के साथ में बैंगन का नाम भी देख लो, बैंगन और टमाटर का नाम देख लो, और मकोई का नाम देख लो। क्या है? मकोई। बैंगन का क्या नाम है? बैंगन का नाम देखो भाई, सोलेनम मेलोनजिना, तो ये याद रख लेना भी। बैंगन का क्या नाम है? सोलेनम मेलोनजिना है। टमाटर का नाम क्या है? सोलेनम लाइकोपर्सिकम, लाइकोपर्सिकम, ये याद रखना भी। मकोई का क्या नाम है? सोलेनम मकोई, सॉरी सोलेनम नाइग्रम जो नाम है वो क्या है? आपका मकोई का नाम है। तो सोलेनम से जो नाम स्टार्ट हो रहे हैं सोलेनम वंश के साथ, वो मैंने आपको 3 और करवा दिए हैं, तो ऐसे याद रख लेना भी। तो ये आपका क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पूरा हो गया ही भी ये। नेक्स्ट चलते हैं, अपने चेंज किया और बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ भी, क्लास अच्छी लगी है तो साथ साथ लाइक करते हैं रहे भी, और भी ये क्लास आप रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, समय समय पे आप लाइक वगैरह करते रहें, हमारा हौसला अफजाई करते रहें। ऐसे ही हम आपके साथ अच्छे इंप्रूव कंटेंट के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, और निश्चित तौर से आपको सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे हम लोग। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया बच्चों, नेक्स्ट पर चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 8 ये सेम हो गया ना, ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर आगे अपने। तो क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने फैमिलीज लिखे हैं, ऑर्डर लिखे हैं, एक कॉलम में दूसरे कॉलम में, उनसे आपको मैच करना है उस ऑर्डर या फैमिली में कौन कौन से जीव जंतु आते हैं। तो बताओ बच्चों, आप लोग बताओ पहले, 10 सेकंड का टाइम देता हूं मैं आपको। आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए कौन कौन से ऑप्शन क्या मिलान करते हैं, एक के साथ किसका मिलान करते हो। हाँ, तो फिर आपने स्टार्ट करते हैं मैच द कॉलम, है ना। क्वेश्चन को इंग्लिश में क्या करें, इंग्लिश भी पढ़ना जरूरी है बच्चों, आगे हायर स्टडी करते हो तो इंग्लिश का बहुत रोल आता है। अच्छी अच्छी स्टडीज़ इंग्लिश में की हुई हैं, लिखी हुई हैं बुक्स, जो अच्छी बुक्स हैं इंग्लिश में काफ़ी लिखी हुई हैं, तो आपको वो भी पढ़नी आनी चाहिए, समझ आनी चाहिए आपको ना। मैच दी फॉलोइंग, तो ऐसे इंग्लिश पढ़ते रहेंगे तो इंग्लिश भी एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगी आपकी, आगे दिक्कत नहीं आएगी कॉलेजों में आपके। तो मैच दी फॉलोइंग, क्या मैच दी फॉलोइंग क्वेश्चन का नाम हो जाएगा। तो अब बताओ भी फेलिडी फैमिली में कौन कौन से आते हैं वो बताओ, सोलेनेंसी फैमिली में कौन कौन से आते हैं, प्राइमेट्स में कौन कौन से आते हैं, कैनेडी में कौन कौन से आते हैं, बताओ भी। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो फेलिडी फैमिली, फेलिडी फैमिली में कौन कौन से वंश आते हैं, पहले तो उनकी बात कर लेते हैं। फेलिस वंश आ जाता है एक, और क्या आता है, पैंथेरा वंश आ जाता है। पैंथेरा वंश आता है, फेलिस में कैट आ जाती है, पैंथेरा वंश में शेर चीता बाघ है। तो ये मैच ही है बेटा, ये क्या है, मैच ही है, तो ये उसका सही आंसर है। फेलिडी फैमिली में कैट, लायन, टाइगर आ जाते हैं, इसमें वंश कौन जाते हैं, फेलिस और पैंथेरा वंश आ जाते हैं। सोलेनेंसी फैमिली में ये भी बच्चों मैच है ना। कई बार सीधे ऐसे ही मैच किए हुए दे देते हैं और आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन के रूप में दे देते हैं, और आप कंफ्यूज होते हो और सोचते हो कुछ ना ये मैच हो ही नहीं सकता और अलग ही आएगा। ऐसा नहीं होता, मैच वाले सीधे डायरेक्ट सीधे मैचिंग पहले से मैचिंग दे देते हैं। तो सोलेनेंसी फैमिली में क्या आता है, आपके कौन कौन से जीनस आ जाते हैं, वंश आ जाते हैं सोलेनेंसी फैमिली में, अपने कौन कौन से वंश आ जाते हैं। इसमें सोलेनम वंश आ जाता है, पिटूनिया आ जाता है ना, दतूरा आ जाता है, क्या आ जाता है, दतूरा। तो ये आप ध्यान रखना भी। तो इसमें पोटैटो, टमाटर, ब्रिंजल ये क्या आते हैं, सोलेनेंसी फैमिली में आते हैं। ये भी मैच है। प्राइमेट्स, प्राइमेट्स में क्या आ जाते हैं, तो ये भी आपका क्या है, मैच किया हुआ है। प्राइमेट्स में आपके क्या आ जाते हैं, प्राइमेट्स एक क्या है, ये एक गण है, क्या है बेटा, एक गण है, क्या है, गण है। तो प्राइमेट्स में आपके ह्यूमन्स आ जाते हैं, यानी मनुष्य आ जाता है, गिबन आ जाते हैं, चिंपांजी जैसे दिखते हैं, ये भी थोड़ा बहुत चिंपांजी से अंतर होता है। तो ये भी आपका क्या है, मैच है बेटा। ह्यूमन, गिबन और चिंपांजी ये क्या है, प्राइमेट्स ऑर्डर में आ जाते हैं, प्राइमेट्स गण में आ जाते हैं। अब कैनेडी आ गया, कैनेडी क्या है, कैनेडी। अब कैनेडी यानी
ये एक क्या है फैमिली, और कैनिडी में कौन कौन से जिनस आ जाते हैं, कैनीज आ जाता है। क्या आ जाता है, कैनीज और वल्पस। कैनीज और वल्पस जिनस आ जाता है। वल्पस क्या होता है, लोमड़ी वाला जिनस होता है। फोना कैनिडी में मतलब डॉग वाला जिनस होता है। तो कैनिडी फैमिली में कौन कौन से आ जाते हैं, डॉग और फॉक्स, ये आपके क्या आ जाता है, कैनिडी फैमिली में आ जाते हैं। ये भी आपका क्या है, मैच है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैच है, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने क्वेश्चन के फॉर्म में आपको दे दिया ये, और आपको कंफ्यूज कर दिया। कंफ्यूज होने वाले हो गए, नहीं होने वाले जो जिन्होंने अच्छे से पढ़ा था वो नहीं हुए। तो इसी के साथ आपके 10 के 10 क्वेश्चन क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। बच्चों कैसी लगी क्लास आपको? हाँ, तो आप लाइक करते रहे। देखो एक क्लास में कोई इजी लेवल नहीं है, ये एक टफ लेवल में अपने मानेंगे इन क्वेश्चनों को। तो ऐसे ही हमें आप हमारी क्लास को प्यार देते रहिए। और देखो आपके लिए हम और भी अच्छा इम्प्रोवाइज कंटेंट लेके आएंगे, जिससे आपकी बौद्धिक क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और निश्चित तौर से आप सफलता प्राप्त करोगे। एक अच्छी रैंक के साथ अब अच्छी यूनिवर्सिटियों में आप एडमिशन लोगे, ये हमारा आपसे वादा है। आप ऐसे ही हमारे ऊपर प्यार बरसाते रहिए कोचिंग अड्डा संस्थान के ऊपर, और आपको देखो संस्थान एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाएगा, जो आपको भविष्य में भी आप हमें याद करोगे। आज की क्लास इसी के साथ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।